इन दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे जिसमें हम एनसीईआरटी की सीरीज को चला रहे हैं। और आज जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 5, ये 8th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर है जिसका नाम है जब जनता बगावत करती है। इससे पहले हम 6th और 7th की हिस्ट्री कंप्लीट करा चुके हैं। ये 1857 और उसके बाद की कहानी है। कब की है? 1857 और उसके बाद की कहानी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको कुछ भी इसमें कमी नज़र आती हो, अच्छाई नज़र आती हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं नीतियाँ और लोग। पिछले अध्याय में ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियाँ और जनता पर उसके प्रभाव में आपने पढ़ा। आपने जनजातीय लोगों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा था और आपने देखा था कि किस तरह ब्रिटिश नीतियों ने इनके सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों पर चोट पहुंचाई थी। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभाव के बारे में पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती, उनका लोग किस तरह विरोध करते थे। जिस तरह आपने संथालों को देखा था, संथाल का विद्रोह देखा था, संथाल विद्रोह देखा था आपने गोंड विद्रोह देखा। ये सब क्या थे? ब्रिटिश नीतियों के विरोध में ही हुए थे। नवाबों की छंती सत्ता, नवाबों की जो सत्ता थी वो छीनी जा रही थी। वो किस प्रकार छीनी जा रही थी, इसे देखते हैं हम। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म हो रहे थे। जो राजाओं की सत्ता थी और उनका सम्मान था, दोनों ही दांव पे लगे हुए थे और वो खत्म होने के कगार पर आ गए थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। रेजिडेंट किस नीति का परिणाम था? अंग्रेजों के घेरे की नीति जो थी वो थी क्या? घेरे की नीति। घेरे की नीति का परिणाम था रेजिडेंट। ठीक है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया। किसकी सेनाओं को? राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति के मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दंतक पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता जिनको की पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। ठीक है, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। ठीक है, मतलब जो कंपनी थी वो अपने नशे में इतनी चूर थी, अपने सैनिक ताकत पे उसको इतना भरोसा था, अपनी श्रेष्ठता को इतना दिखाना चाहती थी कि कंपनी ने कभी भी बातचीत का सहारा नहीं लिया और डायरेक्ट कार्रवाई पे ही कंपनी ने भरोसा दिखाया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से एक थी। आपसे कोई पूछे आखिरी रियासत जो अंग्रेजों के कब्जे में हुई थी, उसका नाम था अवध। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई। 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब अवध का जो विलय किया गया वो किस आधार पे किया गया? कुशासन के आधार पर। कि अवध का जो नवाब है वह अपना राज्य सही से नहीं चला पा रहा, इसलिए कंपनी उसको नवाब के पद से हटा रही है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्के से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया
कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा। ये कब ऐलान हुआ था? 1856 में। किसके द्वारा? जो गवर्नर जनरल कैनिंग के द्वारा, कि जो आखिरी मुगल बादशाह का पदवी दी जाएगी वो बहादुर शाह जफर को दी जाएगी। उनके बाद उनके किसी भी वंश को बादशाह की उपाधि नहीं दी जाएगी। उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। किसान और सिपाहियों के साथ क्या हुआ? आपने देखा कि राजाओं की गद्दी कैसे छीनी जा रही थी, और किसान और सिपाहियों के साथ हुआ कि गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। गांव में जो किसान और जमींदार थे वो टैक्स जो ज़्यादा से ज़्यादा वसूला जा रहा था और सख्ती से वसूला जा रहा था, उससे ये लोग पहले से ही परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ी पुराने जमीनें हाथ से निकलती चली गईं। कंपनी के तहत काम करने वाले सभी भारतीय सिपाहियों के असंतोष की वजह थी। कंपनी के तहत काम करने वाले सभी भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी अपनी वजह थी। मतलब सबकी एक जैसी वजह नहीं थी, अलग अलग वजहें थी कि जो कंपनी के सिपाही थे वो असंतोष थे। वे अपने वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे? जो उस जमाने के बहुत सारे लोग थे वो समुद्र पार जाना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं जाना चाहते थे? क्योंकि वे ये मानते थे कि समुद्र पार नर्क का द्वार है, और समुद्र पार जाना यानी नर्क में जाने के बराबर है। इसलिए वो समुद्र की यात्रा नहीं किया करते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगी। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते वर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। सरकार का हुक्म ना मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई। क्योंकि वह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था, इसलिए 1856 में कंपनी को नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार जाना पड़ेगा। कंपनी ने ऐलान कर दिया कि अगर आपको कंपनी की सेना में नौकरी करनी है तो आपको समुद्र पार जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। सिपाही गांव के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान परिवार से थे। वे अपने परिवार गांवों को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। एक गतिविधि है, कल्पना करिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही हैं। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे कारण क्या बताएंगे? ठीक है, जो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो मैक्सिमम सिपाही थे कंपनी की सेना में वो किसान परिवार से ही थे। तो जो किसानों के साथ जो जुल्म हो रहा था उसका जल्द ही सिपाहियों में भी गुस्सा पनप उठा। सुधारों की प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। ये कानून तो कंपनी की साइड से अच्छे माने जाते हैं, जिसने सती प्रथा और विधवा विवाह को बढ़ावा दिया था। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मशीनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की छूट दे दी। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा।
मतलब ये नियम लाया गया कि अगर कोई भी इंसान ईसाई धर्म को अपनाएगा तो जो उसके पुरखों की संपत्ति है, जो उसकी वंशों से चली आ रही संपत्ति है, उस पर उसका अधिकार खत्म नहीं होगा, वो अधिकार बना रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। किस किस को? धर्म को, रीति रिवाज को और परंपरागत जीवन शैली को अंग्रेज क्या कर रहे थे? नष्ट। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और इन सुधार के आंदोलन के बारे में अध्याय 7 में हमको देखने के लिए मिलेगा। यह अध्याय 5 है, ठीक है। हम आपको अध्याय 7 में बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे सुधारक भारत में आए जिन्होंने इनका समर्थन किया और ऐसे कौन से सुधारक आए जिन्होंने इनका विरोध किया। जनता की नज़र से एक बात देख लेते हैं, उस जमाने के लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे। इसका जायजा लेने के लिए स्रोत 1 और स्रोत 2 को पढ़ते हैं कि लोग उस जमाने में अंग्रेजों के बारे में क्या सोचते थे। स्रोत 1 को देखते हैं, 84 नियमों की सूची। यहाँ महाराष्ट्र के एक गांव में रहने वाले ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे द्वारा लिखित पुस्तक माझा प्रवास के कुछ अंश दिए गए। कभी आपसे पूछा जाए माझा प्रवास किसने लिखा था, तो आप बताइएगा ब्राह्मण विष्णु भट्ट गोडसे ने। विष्णु भट्ट और उनके चाचा मथुरा में आयोजित किए जा रहे यज्ञ में भाग लेने के लिए निकले थे। विष्णु भट्ट लिखते हैं कि रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ सिपाहियों से हुई जिन्होंने सलाह दी कि वे वापस लौट जाएं, क्योंकि 3 दिन के भीतर चारों तरफ कोहराम मच जाएगा। सिपाहियों ने जो कहा वो इस प्रकार था, अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुस्लिमों के धर्म को नष्ट करने पर आमदा है। उन्होंने 84 नियमों की एक सूची बनाई है और कलकत्ता में सारे राजाओं और राजकुमारों की मौजूदगी में एक ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है? उन्होंने बताया कि राजा इन नियमों को मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने अंग्रेजों को घातक परिणामों की चेतावनी दी है। राजाओं ने कहा है कि अगर ये नियम लागू किए गए तो भारी उथल पुथल मच जाएगी कि राजा भारी गुस्से में अपनी राजधानियों को लौट गए हैं। तमाम बड़े लोग योजनाएं बना रहे हैं। धर्म युद्ध के लिए तारीखें तय कर ली गई हैं और मेरठ छावनी से एक गुप्त योजना तैयार करके विभिन्न छावनियों के लिए भेज दी गई है। ये जो बात चल रही है ये 1857 की क्रांति से संबंधित बात है। इसमें आम जनता को बहुत सारी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी होंगी। स्रोत 2 जो है, जल्दी ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। उस दौर की एक और झलक सूबेदार सीताराम पांडे के स्मरणों में मिलती है। सीताराम पांडे को 1812 में बंगाल नेटिव आर्मी में सिपाही के तौर पर भर्ती किया गया था। उन्होंने 48 साल तक नौकरी की और 1860 में वे सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बगावत को दबाने में अंग्रेजों की मदद की, हालांकि उनका बेटा भी विद्रोहियों के साथ था और अंग्रेजों ने उसे सीताराम की आंखों के सामने ही मार डाला। अपने सेवानिवृत्ति के बाद उनके कमान अफसर नॉरगेट ने उन्हें अपने संस्मरण लिखने के लिए प्रेरित किया, अपने बारे में लिखने के लिए प्रेरित किया। सीताराम ने 1861 में अवधी भाषा में अपने स्मरण लिखे गए नॉरगेट ने अंग्रेजी में अनुवाद किया और फ्रॉम प्यास टू सूबेदार नाम से ये पुस्तक क्या हुई? प्रकाशित हुई। कभी आपसे पूछा जाए कि फ्रॉम प्यास टू सूबेदार किसने लिखी थी, तो वो लिखी थी सीताराम पांडे ने। सीताराम पांडे के स्मरणों का एक अंश यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा मानना है कि अवध पर हुए कब्जे से सिपाहियों के भीतर गहरा अविश्वास भर गया था और वे सरकार के खिलाफ साजिशें रचने लगे थे। अवध के नवाब और दिल्ली के बादशाह नुमाइंदों को सेना की नब्ज जानने के लिए पूरे भारत में भेज दिया गया। उन्होंने सिपाहियों की भावनाओं को और हवा दी। उन्होंने सिपाहियों को बताया कि विदेशियों ने बादशाह के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उन्होंने 1000 झूठ गढ़ डाले। सिपाहियों को अपने मालिक को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए उकसाया गया। दिल्ली में बादशाह को दोबारा गद्दी पर बैठाया जा सके, उनकी दलील थी कि अगर सिपाही मिलकर काम करें और इन सुझावों पर अमल करें तो सेना ऐसा कर सकती है।
ये स्रोत थे ये बताने के लिए कि उस टाइम की जनता क्या सोचती थी, उस टाइम की जनता के अंदर क्या माहौल चल रहा था। एक चित्र है, मेरठ में विद्रोही सिपाही अफसरों पर हमला करते हैं, उनके घरों में घुस जाते हैं, इमारतों में आग लगा देते हैं। स्रोत 2 का जो शेष भाग है यहाँ दिया गया है। संयोग से इसी समय सरकार ने हर एक रेजिमेंट में के कुछ लोगों को नई राइफलों के इस्तेमाल का भी तरीका बताने के लिए अलग अलग छावनियों में भेजा। इन लोगों ने कुछ समय तक सिपाहियों को परीक्षण दिया। इसी दौरान ना जाने कहाँ से यह खबर फैल गई कि इन राइफलों में इस्तेमाल होने वाले कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ा है। गाय जो हिंदुओं के लिए धार्मिक पशु है और सूअर जो मुस्लिमों के लिए काफ़ी सही नहीं था। हमारी रेजिमेंट के लोग दूसरे लोगों को लिखकर यह खबर भेजने लगे कि जल्दी ही हर एक रेजिमेंट में उत्तेजना का माहौल बन गया। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी 40 साल की नौकरी में सरकार ने उनके मजहब को चोट पहुंचाने के लिए अभी कुछ नहीं किया था। लेकिन जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, अवध पर कब्जे के कारण सिपाही पहले से ही गुस्से में थे। स्वार्थी लोगों ने फौरन यह कहानी गढ़ दी कि अंग्रेज तो सबको ईसाई बनाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसे कारतूस तैयार किए हैं ताकि उन्हें इस्तेमाल करने से मुसलमान और हिंदू दोनों ही भ्रष्ट हो जाएं। ये इतिहास का साम्राज्यवादी इतिहासकार लगते हैं भैया मेरे को, साम्राज्यवादी दृष्टिकोण था इनका। कर्नल साहब का मानना था कि बेचैनी जो उन्हें भी साफ दिखाई दे रही थी इस बार भी अपने आप खत्म हो जाएगी और मुझे घर चले जाने की रियायत दी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। जो सैनिक विद्रोह था वो किस में तब्दील हो गया, एक जन विद्रोह में तब्दील हो गया। सैनिक विद्रोह जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं तो उसे ही कहा जाता है सैनिक विद्रोह। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों का मानना था कि सबका शत्रु क्या है, एक है, और उस एक शत्रु के खिलाफ सभी लोग अपने अपनी हालात सुधारने के लिए एक साथ एकजुट होना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया। ये जो आप देख रहे हैं 100 साल, इसको कब से कब तक जोड़ा गया है? 1757 प्लासी की युद्ध से 1857, इसको 100 साल के बारे, इस 100 साल के बारे में बात की जा रही है। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावतें की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। मेरठ से दिल्ली तक 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुंचे। उन्होंने यमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवेलरी चौकियों पर धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात चलता रहा। मेरठ से दिल्ली तक देखते हैं। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? 29 मार्च 1857 को। चंद दिन बाद मेरठ में कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था और ये उनके धार्मिक मामलों के खिलाफ था। भारत शुरू से ही धर्म की चीज़ों को लेकर बहुत नाजुक रहा है, इसलिए धर्म के नाम पर ही सिपाहियों को ये विद्रोह करने के लिए उकसाया जा सकता था और गाय और सूअर की चर्बी का नाम सुनते ही सिपाही विद्रोह के लिए तैयार भी थे।
85 सिपाहियों की नौकरी से निकाल दिया गया। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने अपने अफसरों का हुक्म ना मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। 9 मई 1857 की बात है। ये कब की बात है? 9 मई 1857 की। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतें व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगी यानी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। इस सबसे बड़ा एक प्रश्न मार्क था 1857 की क्रांति का, कि इस क्रांति के विफल होने के पीछे भी यही एक कारण सबसे मेन रहा था कि इसका कोई क्या नहीं था, चालक नहीं था, इसका कोई नेता नहीं था जो ये बताए कि अगर 1857 क्रांति सफल भी हो जाती है तो उसके आगे क्या होगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। इसका सोल्यूशन तो उन्होंने ढूंढ लिया, लेकिन क्या सिपाहियों को ये भी पता था कि बहादुर शाह जफर इतने बुढ़े हो गए थे कि अब ये देश का शासन क्या अपना ही शरीर ढंग से चला ले। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। बादशाह जानते थे कि अंग्रेजों से जीतना इतना आसान नहीं है, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर ही डाला। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। बहादुर शाह एक राजा थे और एक राजा ही जब दूसरे राजा से आग्रह करेगा, ये मानते थे सिपाही, तो ही वो राजा बातों को मानेगा। इसलिए उन्होंने बहादुर शाह जफर से चिट्ठी लिखवाई थी। ठीक है। अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था। ज्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो ये मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। अंग्रेजों को इस घटना की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। बिल्कुल, जब रास्ता दिखाई देने लगेगा तो उत्साह भी बढ़ेगा और साहस भी बढ़ेगा। इससे आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलेगी, उम्मीद भी दिखाई देगी और आत्मविश्वास भी जागृत होना होता है। बगावत फैलने लगी। बगावत कैसे फैलने लगी? जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखाड़े गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू ही हो गया। एक के बाद एक रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर, लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ों का साथ देने निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों गांवों के लोग बगावत के रास्ते चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों, मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दंतक पुत्र नाना साहेब कानपुर के पास रहते थे।
उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए नवाब वजीद अली शाह के बेटे बजरिश कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। मतलब अब जो राजा थे वे अपने आप को दोबारा राजगद्दी पर बैठाए जा रहे थे, अंग्रेजों को अपने अपने इलाके से भगाकर। बजरिश कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उनकी मां बेगम हसरत ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहेब के सेनापति तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खास तौर से अवध के इलाकों में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को रेजिमेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा, जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। वो क्या टेलीग्राम था? हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है। जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैज़ाबाद में मौलवी, ये आपको याद रखना है, बहुत सारे पीसीएस यूपीएससी ने भी पूछा है, पीसीएस एग्जाम ने पूछा है। फैज़ाबाद के मौलवी कौन थे? अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी की कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे। दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही वक्त खां ने, बरेली से कौन था? वक्त खां ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वह इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार में एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह, 1857 में बिहार से कौन थे? कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया। आप देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं पीसीएस में, कई बार, जो मैं टिक मार के आपको दे रहा हूँ। और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेताओं और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। कंपनी का पलटवार। कंपनी ने इस विद्रोह को कैसे टाला? ठीक है, शुरू में अंग्रेजी सेनाओं को दिल्ली की भारी किलाबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार 7 मील लंबी थी। कंपनी का पलटवार क्या था? इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाएं, विद्रोहियों को जल्दी ही सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जिन्हत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली थी। बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? रंगून जेल में। ठीक है, और बहादुर शाह जफर की पत्नी का नाम भी आप याद कर लीजिएगा, बेगम जिन्नत महल। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। 1857 से
59 तक लगभग धीरे 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 करके विद्रोह खत्म हुआ था, अचानक विद्रोह खत्म भी नहीं हुआ था। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूट गई। बहुत सारे लोग विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किए। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया कि जो भी भूस्वामी अंग्रेजों के प्रति ईमानदार बने हुए हैं उनको इनामें दी जाएंगी। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और ज़मीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेंगी। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। विद्रोह के बाद के साल में क्या हुआ? विद्रोह के बाद क्या हुआ? विद्रोह के बाद हुआ ऐसा कि अंग्रेजों ने 1859 के आखिरी तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। पहले की जो नीति थी, हड़प नीति, उसको अंग्रेजों ने छोड़ दिया। अंग्रेजों ने अहम बदलाव किए, वो निम्नलिखित हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या क्या बदलाव अंग्रेजों ने किए थे? पहला, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित किया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथ में ले ली। दूसरा सुधार किया गया। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा, उनका भू क्षेत्र हड़पा नहीं जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों, यहाँ तक कि दंतक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। यही एक कारण था कि जब आज़ाद हुआ था देश हमारे, तो 500 से ज़्यादा रियासतें भारत में उस टाइम भी मौजूद थीं, लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। एक जो वर्ड है ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, यानी स्वतंत्रता तो दी गई थी, लेकिन जो वर्ड है, ये जो वर्ड जोड़ा गया, ब्रिटिश स्वतंत्रता के अधीन, आप ब्रिटिश ताज के नीचे काम करेंगे। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया ताकि भविष्य में विद्रोह ना हो पाए। भारतीय सिपाही कम रहेंगे, विदेशी ज़्यादा रहेंगे, तो विद्रोह भी कम होगा। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों से, ये बीपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा है और यूपीपीसीएस ने भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है कि मराठे पहले अवध, बिहार, मध्य भारत से सिपाहियों को और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करते थे, लेकिन जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इन जगह से सिपाहियों की संख्या बहुत कम कर दी और अब गोरखा, सिखों और पठान से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाने लगे। और चौथा क्या सुधार था? मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह व शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। ये कुछ अन्य तथ्य हैं। आपने पहले मैं इसको डिस्क्राइब कर देता हूँ। आपने देखा 1857 की क्रांति का कारण क्या था, कैसे ये 1857 की क्रांति हुई, ठीक है।
और अंग्रेजों ने इसको दबाने के लिए क्या किया। ठीक, एक अन्य तथ्य है परम शांति के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर। जब 1857 में भारत में विद्रोह फैला, उसी समय चीन के दक्षिण भागों में भी एक विशाल जन विद्रोह पैदा हो रहा था। यह विद्रोह 1850 में शुरू हुआ और 1860 के मध्य में जाकर खत्म हुआ। हांग जिंगवांग के नेतृत्व में हजारों मेहनतकश गरीब लोगों ने परम शांति के स्वर्गिक साम्राज्य की स्थापना के लिए लड़ाई लड़ी। इस विद्रोह को ताइपिंग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हांग किंगज्वांग ने धर्मांतरण करके ईसाई धर्म अपना लिया था और वह कम्युनिस्टवाद और बौद्ध आदि परंपरागत चीनी धर्मों के खिलाफ थे। ताइपिंग के विद्रोह एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां ईसाई धर्म को माना जाएगा, जहां किसी के पास निजी संपत्ति नहीं होगी, यहाँ सामाजिक वर्गों और स्त्री पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा, यहाँ अफीम, तंबाकू, शराब के सेवन, जुए, वेश्यावृत्तियों, गुलामी पर पाबंदी होगी। चीन में तैनात अंग्रेज और फ्रांसीसी सेनाओं ने ताइपिंग विद्रोह को दबाने के लिए किंग साम्राज्य के बादशाह से काफ़ी मदद दी। ठीक है, ये जो आपने 4 सुधार देख लिए थे, 4 सुधारों को देखा था। अब ये 5वां सुधार है। यह अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे। 6ठा सुधार, भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाएंगे। इसी प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। आप इस चैप्टर को जितनी बार रीड कर सके उतनी बार रीड कीजिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। बहुत मज़ेदार चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, आपको इतिहास को समझने में मदद करेगा। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जिनके आपको उत्तर देने हैं और इन पे आपको विचार करना है, इन पे उत्तर देने हैं और सभी का आपको 100 शब्दों में उत्तर लिख के ट्राई करना है कि आप इन पे उत्तर लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। ठीक है, और अब हम जो 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है उपनिवेशवाद और शहर, एक शाही राजधानी की कहानी। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में कंप्लीट करेंगे और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।